नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के तहत हम अलग-अलग तरह के खास मुद्दे लेकर के आते हैं जो हर आम जनता के, हर नागरिक को समान तरीके से असर करते हैं और उसमें हम सरकारों से सवाल करते हैं और सरकारों की जवाबदेही तय करने की कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं 2 खास मेहमान। जम्मू से हमारे साथ हैं वकील इरफान इनकलाबी जी और कश्मीर से, श्रीनगर से हमारे साथ हैं मिस्टर एम.आर. कुरैशी जी। ये भी एक वकील हैं और तकरीबन 30 साल से 3 दशक से ये अपनी वकालत जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में करते रहे हैं और समय-समय पे ये सुप्रीम कोर्ट भी आते रहते हैं। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। जी। कुरैशी साहब, चूंकि आप सीनियर हैं तो सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। आप हमें संक्षिप्त में ये बताइए कि जो 5 अगस्त 2019 में 370 हटाई गई, उसके बाद में आज तकरीबन 2-2.5 साल हो चुके हैं, तो हालात पे क्या-क्या आपको असर देखने को मिला और हालात कैसे हैं आज जम्मू कश्मीर के? डॉक्टर साहब, चंद्रा जी, असल में 5 अगस्त 2019 से पहले ये एक प्रिंसली स्टेट थी उस 47 में, और उसके बाद ये फुल फ्लैश स्टेट थी। 5 अगस्त 2019 को इसकी स्टेट का दर्जा हटा के ये यूटी बना दी गई और 5 अगस्त 2019 को इसका स्पेशल स्टेटस जो था 370 हटाया। दावे तो बड़े बड़े किए गए थे, दावे तो पार्लियामेंट में भी बड़े बड़े उस वक्त कहे गए थे कि भाई यहाँ एक खानदान, 2 खानदान का ही राज है, बाप बेटे का और बाप बेटी का। और 370 के हटने के बाद, स्टेट को यूटी बनाने के बाद, यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है उसको खत्म किया जाएगा, रोजगार जो है वो बढ़ जाएगी या बढ़ा दी जाएगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो नतीजा ये हुआ कि 5 अगस्त 2019 को जिस तरीके से यहाँ के हालात बनाए गए कि इंटरनेट की पूरी ब्लॉकेट करके पूरे जम्मू एंड कश्मीर को एक जेल खाने में बदल के ये कवानीन लाए गए, लेकिन कुछ उसका हासिल नहीं हुआ। देखिए, पंचायत के इलेक्शन करवाए, फिर उसके बाद बीडीसी का इलेक्शन करवाया, फिर डीडीसी का इलेक्शन करवाया। जब आज देखिए 5 अगस्त 2019 से लेकर आज देखिए जनवरी 2022 हो गया, यहाँ की असेंबली तहलील है, वो डिसॉल्व ही चली आ रही है और असेंबली के इलेक्शन नहीं करवाई जा रही। अगर आप क्रेडिट लेना चाहते हो कि हमने पंचायत के इलेक्शन कराए, डीडीसी के कराए और बीडीसी के इलेक्शन करवाए, तो पंचायत के इलेक्शन के साथ साथ अगर आप ये करा लेते असेंबली के इलेक्शन भी, तो तब बात बनती। आज आप उसको टाल रहे हो, क्यों? कि ये जो 5 अगस्त का वाक़ा था, ये करना था। उस वक्त जो असेंबली इलेक्ट होके आई थी, उसको तहलील करना था, उसको डिसॉल्व करना था, तभी ये मुमकिन था कि एक वन मैन अथॉरिटी क्रिएट करके गवर्नर, उसको पावर, गवर्नर आज 6 महीने के लिए होता है यहाँ पर उस वक्त के मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था। उसके बाद यहाँ सदर राज लग जाता है, प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल के साथ एक आदमी की ही वॉइस को असेंबली की वॉइस मानी गई, गवर्नर की, और फिर उसी वॉइस को पार्लियामेंट में जाके समझा गया कि ये पार्लियामेंट जो है जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली की पावर इस्तेमाल की, जबकि कोई इलेक्टेड लोग नहीं थे। तो जिस तरीके से डॉक्टर साहब यहाँ जो चंद्रा जी, ये जो आर्टिकल 367 में 4 क्लास ऐड किए गए, आर्टिकल 367 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, उसमें 4 क्लासेज ऐड किए गए विदाउट एनी अमेंडमेंट। वो तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से कर दिए गए। हमें कहते थे कि भाई आर्टिकल 35A जो है, इसकी कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, किसी पार्लियामेंट के अमेंडमेंट के जरिए ऐड नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। लेकिन जब आपने खुद ही आर्टिकल 367 में 4 क्लास ऐड किए, वो किस अमेंडमेंट से? कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत आपने अमेंड करके, दुनिया की किसी भी तारीख में ये नहीं लिखा जाता कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आप कहो कि रीड एज ए लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आपने वो ऑर्डर कर लिया। आज 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ जम्मू भी नाखुश है, ट्रेड यूनियन भी नाखुश है, यहाँ कश्मीर पूरे का पूरा नाखुश है, लद्दाख भी पूरा का पूरा नाखुश है,
कहीं भी रोजगार के कोई मौके नहीं, यहाँ सब बाहर से ही आए। शराब के ठेके भी अब बाहर से आ गए, रेत बजरी का ठेका भी बाहर से आ गया, जमीन अब बाहर के लोगों को लेकर दीजिए, लोकल से छीन कर बड़े बाहर के लोगों को। इवन यहाँ सुनने में आ रहा है कि कुवैत के को लोगों को वहां कंपनीज को वहां जमीन दे दी है, रियल एस्टेट भी बाहर के लोगों को। तो यहाँ मिला क्या? किसी को तो कुछ नहीं मिला। जम्मू भी नाराज है और कश्मीर भी नाराज है और लद्दाख भी नाराज है। तो मैं समझता हूँ कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। यहाँ जो कहा जाता है कि ये 5 अगस्त के बाद यहाँ मिलिटेंसी में भी कमी आई, तो कहाँ मिलिटेंसी में कमी है? आज आप बताओ कि असेंबली के इलेक्शन करवाने में आप इतनी देरी ले रहे हो। आपने डिलिमिटेशन कमीशन बनाया, उस कमीशन में कहा कि भाई हम 2011 की सेंसस के मुताबिक इलेक्शन करवाएंगे। अब आप कहते हो नहीं जी 2011 की सेंसस जो है उसमें फर्ज हुआ। तो आपने असेंबली में ये जो डिलिमिटेशन 7 सीटें बढ़ाई, वो आप कहते हो पॉपुलेशन के बेस पे नहीं करेंगे। तो कश्मीर और जम्मू के बीच में एक खाई, एक वेज, एक किस्म की डिफरेंसेस पैदा किए गए। यहाँ कम्युनिटी टू कम्युनिटी लड़ाया जा रहा है, यहाँ शिया सुन्नी किया जा रहा है, यहाँ हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि 5 अगस्त कुल मिला के 2019 के बाद ग्राउंड रियलिटी में कुछ भी नजर नहीं आता। मैं इस पे अभी आऊंगी कुरैशी जी कि जम्मू और कश्मीर के लोगों के बीच में लड़ाया जा रहा है, यहाँ खाई पैदा हो रही है, क्योंकि जम्मू से भी हमारे साथ इरफान इनकलाबी जी जुड़े हुए हैं। मैं भी असल में मैं भी तो जम्मू से ही हूँ, बेसिकली मैं हाई कोर्ट दोनों में जाता हूँ जी। इरफान जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने अपने नाम के साथ में इनकलाबी लगाया है। क्योंकि मैं आपको मिस्टर इरफान के तरीके से इंट्रोड्यूस करना चाहती थी, लेकिन आपने स्पेसिफिकली कहा कि इरफान इनकलाबी। तो मैं आपसे जम्मू कश्मीर के हालात से पहले ये जानना चाहूंगी, आपके अपने नाम के साथ जो ये इनकलाबी आपने शब्द जोड़ा है, ये आपकी सरनेम है, कास्ट है, या आपने अब जोड़ा है? मैम अब जोड़ा है। जैसे जम्मू कश्मीर के हालात खस्ता हो गए हैं, हमने सोचा चलो कुछ ऐसा करते हैं कि कोई इनकलाब लाते हैं, लेकिन यहाँ इनकलाब लाने की कोई सूरत ही नहीं बन रही है। बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि हम एक स्टेट से, हमारा स्टेट का दर्जा छीन कर हमें यूटी में भेज दिया गया। जैसे अभी कुरैशी साहब ने आपको डिटेल में बताया है, 5 अगस्त के बाद यहाँ के हालात बिल्कुल बदल गए हैं। हमारे लिए तो कुछ रहा नहीं। जो नौजवान थे उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है। यहाँ बिल्कुल दर बदर हो गया है, सिस्टम में कुछ रहा ही नहीं है। तो कुल मिला के ना तो जम्मू वाले लोग खुश हैं, ना कश्मीर वाले लोग खुश हैं। अभी कुरैशी जी जिक्र कर रहे थे इस बात का कि लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, तो ये तो एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि ये किस तरीके से हो रहा है, जम्मू में कैसे लोग फील कर रहे हैं? देखिए, हमें कुछ टाइम के लिए ऐसे लगा था कि चलो स्टेट का दर्जा छीन लिया गया है, तो शायद अब ये यूटी में कुछ करेंगे, हमारे लिए कोई डेवलपमेंट होगी, जम्मू में कुछ अच्छी अच्छी चीजें आएंगी, कोई अच्छी चीजें मिलेंगी, नौजवानों को कोई मौका मिलेगा काम करने के लिए, कुछ इंडस्ट्रीज खोलेंगे। तो अब वो एक देखने को मिल रहा है, एक सुनने को मिल रहा था। प्रैक्टिकली यहाँ फील्ड में कुछ नहीं हुआ। जो था वो भी छीना जा रहा है। जैसे कुरैशी साहब ने अभी कहा था, यहाँ बाहर की कंपनियां लाई जा रही हैं, कोई भी टेंडरिंग होती है, कुछ भी होता है, वो बाहर के लोग ले जाते हैं। ये बेचारे नौजवान कहाँ जाएंगे? आप मुझे ये बताइए कि कुछ दिन पहले, एक मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन पहले की बात है, कि कुछ गुर्जरों के मकान गिरा दिए गए, तो क्या ये सच है? बिल्कुल सच है जी। वो गुजर यहाँ इवन के वो केस भी कुरैशी साहब के पास था। तो ये गुजर 1947 से पहले यहाँ रहते थे, तो इस जगह पे स्टे हुआ था। उसकी वो 19 मार्च 2022 तक था। उससे पहले कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। सुबह आते हैं जेडीए वाले, अनाउंसमेंट करते हैं, जी बाहर निकल जाओ घरों से। ये सिलेक्टिव डिमोलिश हो रही है। यहाँ कोई सुना ही नहीं जा रहा। किसी गरीब की आवाज है जो उसको इतना दबाया जा रहा है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इसी जगह में किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी के घर 2-3 होते तो कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ती वहां आने की। डिमोलिश की नाम तक नहीं लेते। अब जेडीए वाले इतने खुले हुए हैं, इन पे किसी की कोई लगाम ही नहीं रही। जहां दिल आता है वो अपना पंजा मार के गिरा देते हैं। लेकिन शर्त यह कि वो गरीबों के होने चाहिए, अमीरों की जगहों में, अमीर बस्तियों में, जहां इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज रहती हो, वहां इनके पंजे भी नहीं चलते।
इनके पंजे भी सिर्फ गरीबों के लिए बने हैं और गरीबों के मकान हटाए जाते हैं। देखो, मकान हटाए, वो बेचारे बेकार हो गए। एक इंसानियत को तबाह किया जा रहा है, वो किसी भी बस्ती के हों, चाहे गुजर हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, कोई भी हो, लेकिन एक इंसानियत तबाह हो रही है मैडम। मुझे लग रहा है जेडीए से आपका मतलब है जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, जी जी। कुरैशी जी, चूंकि आपने ये जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला केस जो है गुजरों के लिए हैंडल किया है, तो मुझे जरा मेरे दर्शकों के लिए इस पूरे केस की डिटेल थोड़ा तफसील से समझाइए कि क्या हुआ था और क्या स्टे था, और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, अगर हुआ है तो वो क्या हुआ है। ऐसा है मैडम जी, ये जो गुज्जर फैमिली थी, ये कोई बाहर से नहीं आई थी, ये सन ऑफ द साइल थे, जम्मू के ही रहने वाले थे जी। और इनके बाप दादा जो थे 47 से पहले भी इस जमीन को एक कल्टीवेशन करते थे, कल्टीवेटेबल बनाई थी ये जमीन। अब उनके ये लोग नोमैडिक नेचर के हैं और इन्होंने ये रेवेन्यू में रिकॉर्ड में नहीं अपनी इंटीग्रिटी बराबर कराई थी। लेकिन है ये 47 से पहले इनके मकानात बने हुए थे, खुले कच्चे होते थे, लेकिन इस जमीन पर उनको राजपूत थी। 47 से लेकर ये 78 में इनकी एंट्री होती है जाकर रिकॉर्ड में। 78 में जब इनकी एंट्री होती है तो जमीन जो जेडीए की कॉलोनी को ट्रांसफर होती है वो 88 में होती है जाकर। यही खसरा जो इनका नंबर जमीन का था, तो ये ऑलरेडी वहां पर आबाद थे। अगर तो ये कितने लोग थे, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, ये कितने लोग थे और कितने लोगों की जमीनों पे इस तरह का गैरकानूनी काम हुआ है? 25-26 मकान बने हुए थे, 25-26 फैमिली थी। उनके बाप, उनके बेटे, उनके पोते, यानी 3 फैमिलियां, तीन नस्लों से थे ये, 3 जनरेशन, बेटा और पोता। ये आज के नहीं, यानी एक जनरेशन नहीं, 3 जनरेशन से। 47 में इनके दादा थे, अब ये इस वक्त इनके बेटे, पोते और बेटे हैं वहां पर, तो ये तब से वहां काबिज थे। तो अब ये 2016 में जेडीए ने ये जमीन किसी पार्शियल इनकी जमीन जो थी वो अलाट कर दी किसी को। तो कुछ एक जमीन इन्हीं के पास थी जो साइड में थी प्लान, क्योंकि ये गुजर लोग थे, ये माल मवेशियों के लिए जगह रखते थे और भैंसों और बकरियों के लिए ओपन रखते थे जगह, ताकि जगह खाली रहे। जेडीए ने क्या किया कि अपनी कॉलोनी तो डेवलप कर ली, जब बच गई तो अब इस पर उनकी नजर आ गई, ये प्राइम लैंड बन गई। ये अब हाई कोर्ट के साथ थोड़ी सी दूरी पर है, ज्यादा दूर भी नहीं है, तो ये म्युनिसिपल लिमिट में भी आ गई। अब इन लोगों ने इन्होंने कहा कि भाई हमें रोशनी का एक कानून बना था, जो जे के वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप राइट्स एक्ट, उसको कॉमनली नोन कहते हैं रोशनी एक्ट। ये आजाद साहब के वक्त में बना था यहाँ कानून। इनके पास ऑप्शन थी उस रोशनी के तहत, इन्होंने अप्लाई किया और एक भाई को वहां से 1.5 कनाल जमीन अलाट भी हो गई, उसका मकान भी पक्का बन गया। 10 लाख रुपया उसने पे भी कर दिया गवर्नमेंट को, अभी भी वो पैसा गवर्नमेंट के पास है। जेडीए का कोई कंसर्न नहीं था इस जमीन के साथ, क्योंकि उनकी लड़ाई थी सरकार के साथ। तो जब ये 5 अगस्त का ये नुकसान हुआ, ये कि ये रोशनी एक्ट भी रिपील हो गया, इन्होंने कहा कि जी ये हो गया, वो हो गया, कुछ यहाँ से तबके उठे, उन्होंने कहा नहीं जी जमीन लोगों के पास चली। जब पता चला कि जम्मू के लोकल लोगों के, नॉन मुस्लिम लोगों और मुसलमानों के साथ और नॉन मुस्लिम के साथ, ज्यादा नॉन मुस्लिम के साथ ये जमीन है रोशनी के तहत मिली है, तो अब ये चुप हो गए। तो गवर्नमेंट ने एक रिव्यू फाइल किया हाई कोर्ट में, कहा कि नहीं जी जजमेंट आ गई थी कि यह एक्ट जो है रिपील है, तो इस पे कानून आ गई थी कि इनको सबको एविक्ट करो पूरे जम्मू एंड कश्मीर से, जितने लोग हैं। तो ये कोई लाखों के हिसाब से जमीन है, एक इनके पास नहीं। अगर कोई एक्ट रिपील होता है तो वो रिट्रोस्पेक्टिव जो काम किया हुआ होता है उस पे तो असर रिट्रोस्पेक्टिव पे होता है, तो प्रोस्पेक्टिव पे। डॉक्टर साहब यही तो रोना है, जम्मू एंड कश्मीर में हालात दूसरे हैं। यहाँ अगर एक्ट रिपील हो गया तो उसकी जो जनरल क्लॉजेज एक्ट सेक्शन 6 है ना, और वो उसको प्रोटेक्ट करती है, एनी एक्शन ऑलरेडी टेकन। तो लेकिन चलिए यहाँ वो सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि भाई नो करेक्टिव मेजर्स। लेकिन मैं जो बात आपको बता रहा हूँ वो ये कि यहाँ हाई कोर्ट में रिव्यू फाइल किया स्टेट ने, खुद ही स्टेट ने किया कि हम जो छोटे छोटे डिवेलर हैं उनको हम रखेंगे। तो ये तो छोटे छोटे डिवेलर में आते थे, 26 कनाल सारी जमीन थी, 26 में या 25-26 मकान बने हुए थे, और इस वक्त 200-300 ये लोग हैं।
तो ये तो छोटे ड्वेलर में आते थे। एक तरफ स्टेट ने कहा कि रिव्यू किया हुआ है हाई कोर्ट में कि हम जी इनको छोटे छोटे जो ये डेवलपर है इनको देंगे ये जमीनें रोशनी के तहत वापस, रोशनी नहीं बल्कि कोई और कानून बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, उनके साथ रखेंगे, देंगे। देखिए ना, 1.5 कनाल जमीन एक भाई को रेगुलाइज भी थी और उसका मकान भी बना हुआ था, उसमें 10 लाख रुपया पे भी था, बाकी उनकी रिकमेंड थी। तो ये लोग हाई कोर्ट में गए कि भाई हमें भी रेगुलाइज करो 2019 से पहले जब एक्ट लागू था, क्या हमने अप्लाई किया हुआ है तो डेट निकल गई है तो हमें भी ये रेगुलाइज करो रोशनी के तहत। वो रिट हो गई रिडंडेंट। तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये एक्ट रिपील हो गया तो आप ऐसा करो, अल्टरनेटिव रेमेडी ढूंढो। उन्होंने एविक्शन नहीं कही कि एविक्शन करो, हाँ अल्टरनेटिव रेमेडी ढूंढो। इनकी एक अपील जहां सेशन कोर्ट में चल रही थी उसमें स्टे था कंटिन्यूसली, टिल ऑब्जेक्शन आर टू बी फाइल। वहां जेडीए ने ऑब्जेक्शन फाइल नहीं, वो जेडीए के खिलाफ था, लेकिन ऊपर स्टेट के खिलाफ था, उसमें जेडीए की पार्टी थी हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने कहा अल्टरनेटिव रेमेडी ढूंढो। अल्टरनेटिव रेमेडी उनके पास है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है LB 6 जिसमें प्रोप्राइटरी राइट्स मिलते हैं। देखो चलो अल्टरनेटिव रेमेडी उनको तब मिलती है ये नोटिस इशू करते। इन्होंने क्या किया कि कहीं भी सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट की वायलेशन भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई जहां भी कहीं मकान बन जाए, और फिर इस मौसम में देखिए ना मौसम कौन सा है, इस मौसम में किसी को छत से बेघर नहीं करना है। लेकिन यहाँ बीजेपी की एक पॉलिसी अपने लिए एक पॉलिसी है और दूसरों के लिए दूसरी पॉलिसी है। उनके जो मंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनका भी जेडीए में झगड़ा चल रहा था, उनको नोटिस दिया। उनकी कोठी बन गई थी किसी आर्मी के एरिया के बीच में, इलीगल कोठी थी, वहां उसको नोटिस दिए, लेकिन इन बेचारों को नोटिस नहीं दिया। अर्ली इन द मॉर्निंग जाके पहुंचे 300-400 पुलिस वाले लेके, पैरामिलिट्री फोर्स लेके, 5-6 जेसीपी लेके और जाके वो गिरा दी। ना तो हाई कोर्ट का कोई परवाह की, ना जो सेशन कोर्ट में चला था केस था, अपील पेंडिंग थी, जो सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्शन था वहां कोई फाइल नहीं किए, उनके ये मकान जाके गिरा दिए। ये अगर सरकार के अदारे, मैडम जी देखो ना, ये चंद्रा जी, अगर सरकार के अदारे इस तरीके से अपनी पावर को मिसयूज करें और मशीनरी ले जाके, पुलिस को ले जाके चारों तरफ सेज करके, अगर इन लोगों ने ये जमीन बेच दी होती किसी को, अगर ये किसी को पोजीशन दे गए होते तो तब क्या करती है? अब भाई इनको क्यों नहीं रेगुलाइज हो सकती थी? जब आप किसी दूसरे को रेगुलाइज करके अलॉट कर रहे हो प्राइवेट इंडिविजुअल को, यहाँ कोई और तो बिल्डिंग तो बन नहीं रही, आप प्राइवेट इंडिविजुअल में इसको बेच रहे हो, जमीन है इनकी, राइट इनके, पोजीशन इनका, तो दूसरों को कैसे दे रहे हो आप? लिहाजा किसी भी चीज का एविक्शन से पहले सरकार का बनता है उनको नोटिस देना और प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक भी कहा कि अगर आप इस तरह से दो स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में अगर कोई झगड़ा है पोजीशन का, तो जिस तरह दो भाइयों के बीच में झगड़ा होता है और वो कोर्ट में जाते हैं पोजीशन और वापस लेने पोजीशन लेने के लिए, तो उनको करना चाहिए था केस इन पर, क्या भी इनसे पोजीशन लेते हैं बगैर किसी वजह के। मैं कहता हूँ इवन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक भी कहा कि भाई अगर आप मिलिट्री पुलिस के जरिए अगर पोजीशन लेते भी हो बाय फोर्स, वो पोजीशन डिस्पोजिशन नहीं माना जाता। लेकिन कौन मानता है? यहाँ जम्मू और कश्मीर में हालात ही दूसरे हैं, यहाँ तो मिलिट्री रूल, पुलिस रूल है जी। इरफान जी, आप मुझे बताइए कि आप इस मसले से एकदम खुद ही पर्सनली जुड़े हुए हैं, तो वहां कितनी कड़ाके की ठंड है, और ऐसी ठंड में ये जो 200-300 लोग घर से बेघर कर दिए गए हैं, तो वो अपना गुजर बसर कैसे कर रहे हैं, और आप या वहां के जो लोकल लोग हैं उनको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, लोगों ने बहुत भारी तरीके से प्रोटेस्ट किया इस एक्शन के खिलाफ। लोग उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं, थोड़े थोड़े उनको मदद भी कर रहे हैं, कोई कंबल दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। और हमने वहां ये जो लोग हैं लोकल, उसमें सारे लोग गए, उन्हें दोबारा वहां कहा तुम बैठो उसी जगह, वो उन्होंने टेंट लगा के वहीं बैठ गए। इरफान जी आप बताइए कि वहां आप गए थे, मैंने आपकी वीडियो भी देखी, अभी आपने मुझे जो वीडियो भेजी है मैंने वो भी देखी, तो उसमें दिख रहा है साफ साफ कि लोग जो है बाहर बैठे हुए और कुछ लोग वहां पे टेंट लगा करके और सरकार के खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं। तो वहां और क्या हालात है और आपको क्या देखने को मिला? देखिए मैडम, आप जम्मू कश्मीर में वैसे भी सर्दी तो बहुत ज्यादा होती है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गवर्नमेंट ने ये अगर करना ही था तो इस मंथ में नहीं करना था, कम से कम एटलीस्ट, पहले तो था ही गलत, और करना था तो उनको इस मंथ में, इस सर्दी, कड़ाके की सर्दी पड़ती है, यहाँ प्लास्टिक भी सुखड़ जाता है, तो आप सोचो कि वो लोग बेचारे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। और वो फिर एक कंट्रीब्यूशन करते हैं लोग, जिसको जो भी है वो उनकी मदद करते हैं,
तो उन्हें टेंट लगाए हुए हैं, वो टेंट्स में रहते हैं, उधर ही अपनी जिंदगी बसर करते हैं। और काफी सारे और लोग भी बाहर से आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उनकी, लेकिन घर नहीं है उनके पास, बेघर होकर। तारीख को हुआ ये जो घर तोड़े गए, कौन सी तारीख को तोड़े गए जी? ये घर जो तोड़े गए हैं, आप बता रहे 25-26 घर टूटे हैं, तो कौन सी तारीख को टूटे हैं? 4 दिन हो गए हैं, 4-5 दिन हो गए हैं। मतलब 8-9 तारीख जनवरी की बात है क्या? हाँ मैम, ये आज है 16, क्रेश साहब 10 को तोड़े होंगे। हाँ 10 को तोड़ा, और सुबह मॉर्निंग में जाके कोई नोटिस सर्व नहीं किया, कुछ नहीं किया, जाके सीधा अनाउंसमेंट करते हैं गाड़ी पे, बाहर निकल जाओ, और उनने मशीनें लगा दी। बोलिए वो लोग कहाँ जाएंगे बेचारे, किधर जाएं? उनको अल्टरनेटिव कहीं कुछ दे दो, अगर तोड़ना ही है तो कोई जगह दे दो जहां रात को रहेंगे। अब गवर्नमेंट को ये भी तो सोचना चाहिए, ये रात कहाँ गुजारेंगे? छोटे छोटे बच्चे उनके दूध पीने वाले, वो रो रहे हैं, आपने वीडियो देखी होंगी, वो चीख पुकार हो रहा है वहां, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई सुन नहीं रहा है। फिर भी मशीनें लगी हुई, बुलडोजर लगे हुए, मकान तोड़े जा रहे हैं। असल में मैडम जी, उनका जो कुछ 17 स्ट्रक्चर इन्होंने तोड़े एडमिटेडली। हाँ, मेरी बात आ रही है? जी जी आ रही है। 17 स्ट्रक्चर उनके पक्के जो थे वो तोड़े जी। कुछ छोटे तोड़ा, वो पार्सली जो डैमेज है उनमें भी वो रहते हैं, लेकिन नंगे उसी तरह, कोई हालात नहीं। आपकी आवाज चली गई, बीच में आपकी आवाज चली गई थी, दोबारा बोलिए। हाँ, 17 स्ट्रक्चर पक्के जो है वो रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने माना वो तोड़ दिए, उनको तोड़ के जमीन बोझ करके उनकी ईंट भी प्लान कर दी, सब जमीन बोझ कर दिया प्लान। और कुछ पार्सली जो 5-6 तोड़े, और पार्सली थोड़े थोड़े बच गए, ना उसमें माल मवेशी आ सकता, ना उसमें इंसान रह सकते हैं। ये जब 25-26 मकान थे, तो इनको तोड़ना जो था, अगर एटलीस्ट इनको नोटिस तो देते कि भाई आप सामान जो है इतने दिन देते हैं, जब आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को नोटिस दे सकते हैं। देखिए, रोशनी में इनका बीजेपी का दूसरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो भी उसकी 25 कनाल जमीन है रोशनी में, उसको नहीं। लाखों के तादाद में ये रोशनी की जमीनें जो थी ना, ये लोगों को अलाट भी हुई थी, और लोगों के उनमें कब्जे भी हैं। तो जब ये अकेले तो थे नहीं, इसमें यहाँ ये था कि पर्टिकुलरली ये वीकर सेक्शन से थे, नोमैड थे, प्लस ये थे ये गुजर कम्युनिटी से थे, शेड्यूल ट्राइब थे। अब अगर कोई पावर या बहुत बड़ी बस्ती होती, या ये किसी को बेच के चले गए होते, तो फिर जेडीए क्या करता वहां? जेडीए एक कमर्शियल एक्टिविटी करता है। जेडीए क्या करता है, अपनी जो कॉलोनी अलाट होती है, जो जमीन उनको ट्रांसफर होती है, वो बेच पटा के दे के दूसरे को लोगों की जमीन पे आ जाते हैं विदाउट डिमार्केशन, साथ में जो होती है। नहीं जी, तो आपने यहाँ अनक्रोच कर लिया, भाई अनक्रोच की किसी ने, वहां स्ट्रक्चर बना था, आपने रोका क्यों नहीं? देखिए, ये स्ट्रक्चर आज के नहीं है, 47 से पहले भी उनके मकान थे, 47 के बाद भी उनके मकान थे। और ये जो शोरश हुआ 47 में, लोग तकसीम हुए, दर बदर हुए, डिवीजन हुई, तब भी वो लोग नहीं गए, यहीं थे। तो ये यहाँ के सन ऑफ दी साइड हैं, यहाँ के, ये जम्मू के ही हैं, वो डोगरा हैं, ये कोई बाहर के लोग नहीं है कि कहीं से आके यहाँ आबाद हो रहे हैं, यहाँ के ही डोगरे हैं, इसी जगह के रहने वाले हैं। जिस जहां ये जमीन है ना, उसी जगह, इनके पास कोई और जगह ही नहीं, कहीं जमीन भी नहीं। आप सुनने में आया कि आप भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से वास्ता रखते हैं, तो हाँ। क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं तो पीडीपी में हूँ। अगर पीडीपी में आप जुड़े हुए, मेरे ख्याल से आप शायद एमएलसी भी रह चुके हैं पीडीपी 2006 से 2012 तक। जी जी। तो आप बताएं कि पीडीपी अब ऐसे हालात में क्या कर रहा है? देखिए, पीडीपी ने तो सीरियसली इसको लिया, मैडम जी ने इसको अपना बयान भी दिया, और मैडम जी यहाँ दौरा भी करने वाली आ गई है जम्मू में, वो जाए, उन्होंने कहा, इसको कंडेम किया पूरे का पूरा, बल्कि यहाँ तक कहा कि इस तरीके से जो बुलडोजिंग करनी है और इन हालात में बुलडोजिंग करनी है, वो तो कंडेम किया पीडीपी। देखिए, कहने से और कंडेम करने से लोगों के हालात जो है वो बदल नहीं गए हैं। कंडेम करना और कहना, ये तो एक पॉलिटिकल रोटियां सेकने वाली बात है। जिस तरीके से इरफान इनकलाबी वहां जाकर के खड़े रहे और उनके लिए जो सामान मुहैया करवा रहे हैं या उनको मदद कर रहे हैं, क्या पीडीपी भी इस तरीके से कुछ कर रही है, या और कोई पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके से कुछ कर रही हैं? देखिए यहाँ अकेले कोई नहीं, सब लोग गए, पीडीपी के लोग, पीडीपी के नायब सदर जो थे चौधरी हामिद साहब, वो धरने में थे बैठे हुए उस दिन, पहले दिन। अगर वो धरने पर ना आते, शायद ये बाकी वाले जो 3-4 मकान है ना, वो भी गिर जाते।
अब हम इसको ये पॉलिटिकल रंगत नहीं देना चाहते। अगर हम ये कहेंगे कि ये पॉलिटिकल, हम कहेंगे हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं ओपनली, तो फिर ये कहेंगे इसको रंगत देंगे दूसरा। यहाँ जो बीजेपी है ये रंगत देने में बड़ी माहिर है, ये इसको हिंदू मुसलमान कर देगी, इसको कश्मीर वर्सेस जम्मू कर देगी। पीडीपी वाले यहाँ हम इसको पॉलिटिक्स में नहीं गए, इन लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं घसीटना चाहते। हम चाहते हैं कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है, इनकी जमीन जो है ये रेगुलाइज होनी चाहिए। इनको एलजी साहब और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट रूल कर रही है इस वक्त जम्मू कश्मीर में। ये कहते हैं कि एक तरफ हमने एसटी बरादरी और गुज्जर भाइयों को फ्लैट बना के देने, तो जब ये वीकर सेक्शन है तो इनको यही जगह क्यों नहीं रेगुलाइज हो जाती? आप एडवोकेट हैं, 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि इन लोगों का मुद्दा किसी ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया? देखिए अभी तो यहाँ उनकी एक अपील चल रही है, तो यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई उनको यहाँ ही एक रिट करें पहले डायरेक्ट वहां सुप्रीम कोर्ट जाने से, कि यहाँ हाईकोर्ट ने तो नहीं ना केस जिसमें थोड़ा किया, हाईकोर्ट ने कहा अल्टरनेटिव रेमेडी ढूंढो। हम हाईकोर्ट के दरवाजा, अभी वेकेशन चल रही है, हाईकोर्ट का दरवाजा खटकाया जाएगा दोबारा, अभी वेकेशन है यहाँ चल रही है। इरफान जी आप कुछ कह रहे हैं? मैंने कहा एक तरफ ये सरकार दावे करती है कि गुजरों को 35,000 फ्लैट बना के देंगे, तो दूसरी तरफ उनके बने हुए तोड़े जा रहे हैं। ये चाहे डिस्ट्रिक्ट जम्मू की बात हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट सांबा की हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कठुआ की हो, चाहे रियासी की हो या उधमपुर की हो, जहां भी हर तीसरे दिन ये खबर सुनने को आती है, आज फलानी जगह गुजरों के कुल्ले जलाए गए हैं, आज इनके मकान तोड़े जा रहे हैं। और फिर जब ये बैठते हैं तो बैठ के इनके दावे बड़े बड़े शुरू हो जाते हैं कि हम इनको 35,000 फ्लैट हर जगह बना के देंगे जहां जहां गुजर रह रहे हैं। और ये डिप्लोमेटिक पॉलिसी क्यों? अगर नहीं बनाने हैं ना दो, जो ये रह रहे हैं बेचारे उनको तो सरवाइव करने दो, जिनका कोई सर्वाइवल ही नहीं है उनको वही तो रहने दो, जो अपने कुल्ले बनाए हुए कुल्लू में तो रहने दो, वहां नहीं रहने दे रहे हैं। और वहां के लिए किसी ने जो ये दावे कर रहे थे कि हम 35,000 फ्लैट बना के देंगे, किसी ने आवाज तक नहीं उठाई कि ये गलत हुआ है। हम कैसे यकीन? जी आप ठीक कह रहे हैं कि इनको ऐसे हालात में नहीं करना चाहिए था, और खास करके अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, मेरे हिसाब से 0 डिग्री शायद मैंने कल परसों देखा था जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर है। तो ऐसी कड़ाके की ठंड में बच्चों को घर से बेघर करना, बड़ों को घर से बेघर करना, ये कोई इंसानियत वाला काम नहीं है, इसको कंडेम करना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए था। किसी को भी बेघर करना ये कोई इंसानियत वाली बात नहीं है। वहां 80 साल के बूढ़े भी थे, वहां बच्चे भी थे, वहां औरतें भी थी, वहां नौजवान भी थे, सबको बेघर कर दिया। वो कहाँ जाएंगे इस 80 साल में? और एक वहां बुजुर्ग थे, कोई लेडी थी शायद, ये उनको हार्ट अटैक हो गया, वहां उनको वहां से एम्बुलेंस करके हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो ऐसे हालात बन गए हैं कि हमें कभी कभी लगता है कि शायद हम यहाँ के है ही नहीं, हमें छोड़ के चले जाना चाहिए किसी और एरा में। जी नहीं, आप अब हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के ही रहेंगे, ऐसा ना सोचें। आप मुझे ये बताएं लास्ट में कि इलेक्शन कब हो रहे हैं, असेंबली इलेक्शंस कब बुलाए जा रहे हैं? यही तो मैं कह रहा था कि 5, आप अरफान साहब से पूछ रहे हैं मुझसे? दोनों बताइए। अरफान जी बताओ, आप बता दो। मैं तो, आप तो बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, दिग्गज नेता हैं, आप बताएं मुझे। असल में 5 अगस्त 2019 को जब ये यहाँ की इलेक्टेड असेंबली को डिसॉल्व किया गया, तो वादा किया गया था कि बस जल्द इलेक्शन हो जाएंगे। वो जल्द वोट आया नहीं। पंचायत, मैंने पहले आपको कहा कि पंचायत के इलेक्शन करा लिए, ब्लॉक डेवलपमेंट के इलेक्शन करवा लिए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन करवा लिए। उसका क्रेडिट तो ले लिया क्योंकि यूरोपियन यूनियन को दिखाना था, वो इलेक्शन करवा के, लेकिन असेंबली के इलेक्शन नहीं करवाए। इलेक्शन उसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन बना दिया। डिलिमिटेशन कमीशन की 1 साल की म्याद थी, वो फिर बढ़ा के 2 साल की। अब उसकी म्याद जो है फिर बढ़ाई, मार्च तक बढ़ाई हुई है, ये मार्च 2022 तक। और वो भी एक इशू बना हुआ है कि उसकी जो 7 सीटें बढ़ाई, वो 1 सीट कश्मीर में बढ़ाई, 6 सीटें जम्मू में बढ़ा दी, वो भी एक इशू है। चलिए, अगर ये इलेक्शन करना चाहें तो इनके लिए मुश्किल कौन सी थी? इंटरिम रिपोर्ट मांग के इलेक्शन करवा लेना था। तो लेकिन वो इलेक्शन लगता नहीं मुझे कि असेंबली ये डेमोक्रेसी को बहाल नहीं करना चाहती। जब तक जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन नहीं होते और 5 अगस्त 2019 की पोजीशन बहाल नहीं होती, मैं समझता हूं कि यहाँ उथल पुथल रहेगी। इलेक्शन ये जितने मर्जी करवा लें, डीडीसी कराए, पंचायत के कराए,
इसके म्युनिसिपैलिटी के करा रहे हैं, असेंबली के इलेक्शन इनको कराने का तब मान लगेगा जब इनको पता लगेगा कि हमारी हुकूमत बनेगी, तो वो तो नहीं बनने वाली। अब यूपी के इलेक्शन के बाद की उम्मीद है कि अगर वहां हार या जीत होती है तो इलेक्शन जल्दी हो सकते हैं। अगर वहां बीजेपी हार जाती है तो हमें नहीं लगता कि इलेक्शन 2024 तक कराना है, क्योंकि ये इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते असेंबली का। जी हाँ, कुरैशी जी का कहना है कि इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, और अगर यूपी में हार गए तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं करवाएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद में उसका असर यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। इनको कराना है 5 अगस्त का एक्शन रेक्टिफाई, वो रेक्टिफिकेशन होगा तभी मुख्य, अगर इनका गवर्नमेंट बन जाए तो। जी आप बताएं मैडम, जब ये 35A खत्म कर सकते हैं, 370 खत्म कर सकते हैं, तो इनके लिए इलेक्शन कराना या ना कराना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये चाहे तो ये करवा सकते हैं, लेकिन अभी ये देख रहे हैं शायद कि जैसे कुरैशी साहब ने कहा है कि यूपी के हालात, अगर वहां से इनको कोई पॉजिटिविटी नजर आती है तो शायद ये रुजू करें जम्मू कश्मीर की तरफ। तो अभी अगर वहां से कुछ नहीं होता तो फिर मुझे लगता है कि ऐसे रहेंगे, हम यूटी की जिंदगी गुजारते रहेंगे। वहां का युवा क्या कह रहा है? जम्मू कश्मीर का जो आज का जो युवा जनरेशन है, जो यूथ है, जिनको की पढ़ाई लिखाई कर चुकी है, नौकरियां चाहिए, जिनको अपना घर भी चलाना है और आगे भी बढ़ना है, उनके क्या ख्याल है, वो क्या कह रहा है? चंद्रा जी 5 अगस्त कुरैशी जी, इरफान जी से जरा ये मेरा सवाल था, 1 मिनट में आपके पास आती हूँ। जी बताए इरफान जी। जी देखिए मैडम, 370 इनने खत्म किया, कहा हम रोजगार युवा हैं, ये यंगस्टर्स हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, इनको हम नौकरियां देंगे, इनके लिए बड़ा कुछ करेंगे, बड़े बड़े दावे किए गए, उनके साथ बताए गए, लेकिन वो लिखित में ही रहे, कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई यहाँ। तो नहीं, वो ठीक है, ये बात अपनी जगह है, लेकिन युवा क्या सोचता है? जवान लोग जो है वहां पे जो नौकरी की तलाश में है, वो क्या सोच रहे हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनका क्या कहना है? क्या अब क्या सोचेंगे, कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। कुछ मजदूरी करते हैं बेचारे, पीएचडी करके छोटी छोटी कंपनीज में लगे हुए हैं, कोई किसी छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, बेचारे क्या करेंगे, उनके पास कुछ बचा ही नहीं है करने को। जी आप बताएं। देखिए मैडम जी, 5 अगस्त 2019 के बाद अभी तक कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट आई नहीं कि जिसमें 500 से ऊपर लोग लगाए हों। यहाँ तो रहबरे तालीम था, उसे खत्म किया। यहाँ आंगनवाड़ी था, उसको डिसॉल्व किया, आंगनवाड़ी लोग निकाले गए। यहाँ आए दिन मुलाजम निकाले जाते हैं, जो नौकरी में लगे थे उनको ब्लैक शिप करके उनपे कोई छोटा मोटा इल्जाम। यहाँ तक भी हुआ कि किसी ने कहा कि इसका भाई एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इसका चाचा इन्वॉल्व है, इसको निकाल दो नौकरी से। इस तरह के आर्डर भी आए। तो 5 अगस्त 2019 के बाद हार्डली कोई एक भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई जिसके तहत ये लगे कि यहाँ का नौजवान रोजगार की तरफ लिया जा रहा है। बल्कि यहाँ ये हुआ कि रियल एस्टेट के जो ठेके दिए गए, वो रियल एस्टेट से में भी बाहर के लोगों को, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज जो थे वो थी रेत बजरी, उसको भी अब बाहर के लोगों को लाया गया। यहाँ पर ये एक्साइज के जो ठेके मिलते थे लोगों को, लोकल लोगों को, वो भी सबका सब बाहर से दिया गया। अब टूरिज्म और बिजली पर भी बाहर के लोगों को लाने की यहाँ हो रही है बात। आप कुरैशी जी, आप मुझे ये बताएं, इरफान आप भी बताएं, एक लास्ट में हम अभी खत्म करेंगे, आधे मिनट में ये बताइए कि आपको देश के बाकी लोगों को क्या संदेश देना है? मुझे तो पूरे हिंदुस्तान को ये कहना है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, और 1947 में जम्मू और कश्मीर ने 2 नेशन थ्योरी को नकार के इंडिया, सेकुलर इंडिया को देखा था, जो महात्मा गांधी, नेहरू और पटेल और उनका हिंदुस्तान था, एक सेकुलर इंडिया को देखा था। और कश्मीर जो थी ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में इसलिए नहीं कहता कोई क्रिमिनल लाइन पे, उस वक्त की पॉपुलेशन के मुताबिक भी 41 की जो पॉपुलेशन सेंसस थी उसमें 80%, 75% मुस्लिम थी। तो उन्होंने यहाँ इंडिया के साथ जाना पसंद किया। कहा नहीं, हम इंडिया के साथ नहीं, हम 2 नेशन थ्योरी नकारते। कल तक जब चमन को जरूरत थी खून की तो गर्दन हमारी झुकी। अब अहले चमन ये कहते हैं ये चमन तुम्हारा नहीं हमारा है। अब ये जो कमिटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट की गई थी 47 की, 2 नेशन थियरी पेन ऑफ स्ट्रोक से हटा दी गई। तो 2 नेशन थियरी जब हमारे बड़े बुजुर्गों ने नकार दी थी और हम हिंदुस्तान के साथ एक हो गए थे, तो आज भी हम एक ही हैं। एक है, मैं वही कहता हूँ, मेरा यही कहना है, मैं यही कहता हूँ
मैं यही कहता हूँ कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी पर हम यकीन करते हैं यहाँ, और सेकुलरिज्म पर यकीन करते हैं। हम कहते हैं कि भाई इंडिया वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, यहाँ पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बहाल कर रखना चाहिए, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हमें दी गई है उनकी भी बहाली होनी चाहिए। बिल्कुल बहाल करेंगे, बहाल ही रहेगा, आप इसकी फिक्र ना करें। इरफान जी आप बताइए। देखिए, हम हिंदुस्तान के साथ बाय चांस नहीं है, बाय चॉइस है जी। और मैं ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर एक तो हमें स्टेट का दर्जा दिया जाए, और दूसरा यहाँ असेंबली इलेक्शन करवा जाए, स्पेशल स्टेटस भी। जी और हेलो जी जी बताएं। हमें एक 370 बहाल किया जाए, 35A बहाल किया जाए, हमें स्टेट वापस दी जाए और असेंबली इलेक्शन करवाए जाए। जी हाँ, आप दोनों का हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।